वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन किल दाऊद के बारे में। इससे पहले वर्ष 2005 में दोस्तों एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था मिशन दाऊद, जो किन्हीं कारणों से दोस्तों अनसक्सेसफुल रहा। और इस पूरे के पूरे मिशन की जानकारी मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को दे रखी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड में आप लोग लगा होगा एक वीडियो का ऑप्शन, वहां पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेशन किल दाऊद के बारे में, जो 2011 में चलाया गया था। पिछले ऑपरेशन के लगभग 6 वर्ष के बाद इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि लगातार अलग अलग न्यूज चैनलों के माध्यम से और खुफिया विभागों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही थी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि हमारे यहाँ दाऊद इब्राहिम नहीं है, वो इस बात को नकार जाता था। लेकिन हमारी जो खुफिया एजेंसी है रॉ ने लगातार मेहनत की और पता लगाया कि जो दाऊद इब्राहिम है वो अभी पाकिस्तान के कराची शहर में। अब जैसे ही ये बात पता लगी तो तुरंत हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने एक प्लानिंग तैयार की कि कैसे भी करके, पिछली बार तो दाऊद इब्राहिम बच गया है लेकिन इस बार बचना नहीं चाहिए। पूरी कोशिश में लग गई दोस्तों, और 2011 में मिशन दाऊद किल दाऊद की शुरुआत हुई। और इस किल दाऊद ऑपरेशन के अंदर लगभग 9 जवानों को चुना गया, और ये 9 जवान रॉ के थे। अब रॉ के 9 जवानों को चुना गया, इनको नाम दिया गया सुपर बॉय का दोस्त। और 2011 से इनकी ट्रेनिंग होना स्टार्ट हो जाती। लगभग 1.5 से 2 साल ये कंप्लीट ट्रेनिंग चली थी। 2011 और 12, फिर उसके बाद 13, लगभग 2013 में मिशन की शुरुआत होती। लेकिन मिशन की शुरुआत करें उससे पहले कुछ पीछे की बातें समझ। दोस्तों, जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तो इस ट्रेनिंग का हिस्सा काफी दिनों तक इंडिया रहा, यानी कि इंडिया में भी इनकी ट्रेनिंग हुई थी। इसके बाद इन नौजवान सिपाहियों की जो ट्रेनिंग हुई थी वो इसराइल में भी हुई थी। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुना होगा, उन्होंने भी इनको ट्रेनिंग दी थी। और न केवल ट्रेनिंग दी दोस्तों, कराची जैसे शहर पाकिस्तान में हमारे देश की खुफिया एजेंसी, जो रॉ के ये 9 सिपाही थे, इनको हथियार भी मुहैया कराए। तो बहुत बड़ा योगदान रहा था इजराइल की खुफिया एजेंसी का दोस्तों। और इसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो क्योंकि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश, क्योंकि आप लोगों को मैंने एक और कहानी सुनाई थी लादेन की। मैंने बताया था कि लादेन 2011 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें दाऊद की जो है वो हत्या कर दी गई थी अमेरिका की खुफिया एजेंसी के द्वारा, या अमेरिका के सेना के द्वारा। तो अब 2011 में ही हत्या कर दी गई थी, तो इंडिया भी ये सोच रहा था कि हम भी बिल्कुल उसी तरीके से जो है दाऊद को मारेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल इतना आसान नहीं होता ये काम कि जाओ आप दूसरे देश में जाकर के अटैक कर दो या दूसरे देश में जाकर के हमला कर दो। इतना आसान नहीं लगता जितना हम लोग समझते हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, देश में घुस जाओ। इतना आसान नहीं होता, बोलना और करना बड़ा अंतर है। कभी गहन अध्ययन करके सोचना, क्या ये इतना आसान होता है किसी दूसरे देश में जाकर के कोई ऑपरेशन चलाना और अपने सभी सिपाहियों को बिल्कुल ठीक ठाक वापस लेकर के आना, बड़ा मुश्किल होता है। खैर, ये अलग बात है। तो ये ऑपरेशन चलाया गया, इसमें ये खबर पाकिस्तान को ना हो अगर पकड़े जाएं तो कि ये भारत से आए थे सभी जाबाज सिपाही। इसलिए इन लोगों को दोस्तों अलग अलग देशों के पासपोर्ट या वीजा तैयार करवाए जाते हैं, जैसे सूडान, नेपाल और बांग्लादेश। इन देशों के पासपोर्ट इनको मुहैया कराए जाते हैं और ये लोग पाकिस्तान में एंटर कर जाते। क्यों? क्योंकि किसी को भी कोई शक ना हो कि ये भारतीय सिपाही हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने अभी एक मूवी आई थी गदर 2 करके, एक मूवी आई थी सनी देओल की। उस मूवी की आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो जब वो लड़का पाकिस्तान में जाता है तो उसकी जांच जब होती है तो भारतीय लोगों को बड़ा अलग नजरिए से देखा जाता है। आपने देखा एक बुजुर्ग को, जो है मुस्लिम था वो, तब भी वो कहता है कि इंडिया में तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, हमें हमें तो अच्छा है, बड़ी खुशी मिलती है, तो उसकी पिटाई लगा दी जाती है। मतलब वो बिल्कुल रियलिटी है, वो झूठ नहीं है। तो तिरछी निगाहों से देखा जाता है भारतीय लोगों को। इस कारण से इनको जो है अलग अलग देशों का पासपोर्ट बनवाने के लिए तैयार किया गया था, सूडान का, बांग्लादेश का, है ना, और इसके बाद नेपाल का। क्योंकि उन देशों के लोगों को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है, ज्यादा परेशान इंडिया के लोगों को किया जाता है। क्योंकि 36 का जो आंकड़ा है वो पाकिस्तान का और इंडिया का है।
इस कारण से कोई टेंशन नहीं पालना चाहता था भारत, इसलिए ऐसा किया। दोस्तों, इन जाबाज सिपाहियों को केवल एक टास्क दिया गया था कि केवल आपको दाऊद इब्राहिम को मारना है और मारने के बाद वापस भाग जाना है, उनके हाथ नहीं लगना है। इतनी जानकारी इनको दी गई थी। बाकी ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक दिलाई गई थी इनको। अब दोस्तों, ये सारी जानकारी थी। इसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा और बताऊं कि जो हमारी खुफिया विभाग था, उसके सूत्रों के अनुसार न केवल ये पता लगाया गया था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में रहता है, पूरी जानकारी जो है वो साझा करके हमारे देश तक पहुंचा दी गई थी हमारे खुफिया एजेंटों के द्वारा। बताया गया था कि दाऊद इब्राहिम जो है वो एक क्लिफ्टन करके एक रोड है, क्लिफ्टन रोड, जो कि कराची में है। वहां पर एक एक बंगले में रहता है, एक घर है बहुत आलीशान, उस घर में रहता है। क्लिफ्टन घर, क्लिफ्टन रोड पे कराची में एक घर है, वहां ये रहता है। न केवल रहता है, एक और बात बताई गई थी कि दाऊद इब्राहिम हर शाम शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच एक डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है, उस सोसाइटी के मेस में जाता है डेली। और उस मेस में जाकर के जो पाकिस्तान के अधिकारी थे, जो रिटायर हो चुके थे या पूर्व अफसर थे, उन अफसरों से बहुत देर तक बातें करते। ये उसका डेली का रूटीन था। ये पूरी खबर पाकिस्तान में बैठे हमारे कुछ खुफिया एजेंटों ने बता दी थी हमारे देश की रॉ एजेंसी को, और ये उन नौ जाबाज सिपाहियों को भी पता थी कि डेली ये अपने घर से लेकर के और वहां मैस तक जा। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था लगभग 5 किलोमीटर था। उसके घर जो क्लिफ्टन रोड है वहां से लेकर के, और जो मैस था, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी का जो मैस था, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो लगभग 5 किलोमीटर था। इस 5 किलोमीटर के अंदर ये इसको कहीं ऐसे क्षेत्र में जो सुनसान हो एरिया, उस एरिया में ये मारना चाहते दाऊद इब्राहिम। इसी रास्ते को चुनना चाहते ये 9 लोग। अब ये पूरी प्रक्रिया चलती। अब दोस्तों, दिन आता है 13 सितंबर का, 13 सितंबर 2013। अब क्योंकि रेगुलर इसका आना जाना था शाम 4 से 6 के बीच इस मैस में, तो दाऊद इब्राहिम का जो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन होना था, ये 13 सितंबर 2013 को होना था। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले एक वीडियो भी इन 9 लोगों के पास आ चुकी थी, जो ये सुपर बॉय थे। इन लोगों के पास वो वीडियो आ चुकी थी। अब उस वीडियो में क्या था दोस्तों? उस वीडियो में हुलिया था दाऊद इब्राहिम का। न केवल हुलिया था, उस वीडियो में दाऊद इब्राहिम दिखाई भी दे रहा था, और उसमें चश्मा लगाए हुए, हल्की-हल्की मूंछें और मेहरूमी कलर का पठानी सूट पहना हुआ था उस आतंकवादी दाऊद इब्राहिम ने। ये पूरी जानकारी हमारे देश की खुफिया एजेंसी को पता लग जाती है और 9 लोगों को पता लग जाता है। अब ये सभी लोग पाकिस्तान तो पहुंच चुके थे जो हमारे खुफिया एजेंट थे, लेकिन अब इस कहानी को अंजाम देना था। दिन आता है 13 सितंबर का, 13 सितंबर 2013। ये दाऊद इब्राहिम की फोटो है और ये कुछ मैंने खुफिया एजेंटों के फोटो लगा रखे हैं केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। हालांकि ये वो लोग नहीं है, क्योंकि ये पूरी जो सिचुएशंस होती हैं या ये जो ऑपरेशंस होते हैं, खुफिया तरीके से होते हैं, किसी को बाहर कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो इस बीच दोस्तों, दाऊद इब्राहिम अपनी मर्सिडीज गाड़ी के साथ, एस क्लास गाड़ी थी उसके पास, जा रहा होता है अपने घर से उस मेस की ओर। इसके पीछे एक और लैंड क्रूजर कार थी, जिसके अंदर जो इसको एस्कॉर्ट करते हुए जा रही थी, जिसमें इसके कुछ सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे, इसको फॉलो कर रहे थे गन वगैरह लेकर। अब भारतीय खुफिया एजेंसी अपने प्लान को बिल्कुल, अपने प्लान के मुताबिक वो 9 लोग अपने अपनी पोजीशन ले चुके थे। अब यहां बीच में खुफिया एजेंसियों के द्वारा बताया जाता है कि बीच में एक और जगह है। बताया गया था कि अब्दुल्ला गाजी दरगाह इन रास्ते के बीच में पड़ती है। जो रास्ता
उसके घर से और उस मैस तक जाता है 5 किलोमीटर का हिस्सा। के बीच में एक जगह पड़ती है या एक दरगाह पड़ती है, अब्दुल्लाह गाजी दरगाह। पहले ही बताया गया था कि खुफिया एजेंसियों के माध्यम से कि ये जो जगह है, ये दरगाह है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो सुनसान क्षेत्र है। यहां आप उसे मार भी सकते हो, भाग नहीं पाएगा, और आप इसे मारने के बाद खुद भी भाग सकते हो क्योंकि आसपास जंगल का क्षेत्र है। तो ये पूरी जानकारी पहले दी गई। तो ये सभी लोग यहीं पर अलर्ट मोड में थे। शाम के 4 बज जाते हैं, बिल्कुल गाड़ी आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले जो ये 9 लोग थे, 9 खुफिया एजेंट थे, इनके एक सीनियर के पास कॉल आती है। ये कॉल उठाते हैं। कॉल पे सामने से खबर आती है कि जो भी आप ये ऑपरेशन के लिए भेजे गए हैं, अब इस ऑपरेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको यहीं रोक दो और वहां से आप निकल लो। अब जैसे ही ये खबर आती है तो वो रिएक्ट करते हैं वापस कि हम तो बिल्कुल टारगेट के समक्ष खड़े हैं, सामने खड़े हैं। उधर से मैसेज रिप्लाई आता है कि नहीं, तुरंत सभी अपने 9 के 9 उन जाबाज सुपर बॉय को बताओ और वापस आओ तुरंत, कोई अटैक कुछ नहीं होना है। तुरंत ये सभी 9 लोगों तक खबर पहुंचाते हैं और कहते हैं कि भाई, क्योंकि वायरलेस के माध्यम से सबको बताते हैं कि कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगा और कोई गोली नहीं चलाएगा, सबको वापस आना है। ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि मिशन यहीं कैंसिल हो। अब ये फोन किसने किया, क्यों किया, बहुत लंबे समय तक कोई खुफिया विभागों के माध्यम से या न्यूज चैनलों के माध्यम से कोई खबर नहीं आई किसका ये फोन था, क्यों किया था। लेकिन एक बहुत लंबे समय बीतने के बाद, एक लंबा अरसा बीतने के बाद, गुपचुप तरीके से एक दो खबरें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि इसलिए अपने जाबाज सिपाहियों को वापस बुलाया गया था क्योंकि ये खबर दाऊद इब्राहिम तक की थी और उस गाड़ी में दाऊद इब्राहिम नहीं था, केवल और केवल वो लोग थे जो हथियार लेकर थे और इन लोगों को मारना चाहते थे, जो हमारे ये नौजाबाज खुफिया एजेंट गए थे। तो ये खबर हमारे जो खुफिया एजेंसी है उनको भी पता लग जाती है कि ये बात है। इस वजह से बताया जाता है कि फोन किया गया था और उनको वापस बुलाया गया। अब क्योंकि ये खबर दाऊद इब्राहिम को भी लग जाती है तो दाऊद इब्राहिम भी नहीं आता और कुछ ही समय के बाद या उसी समय वो अपना जो घर था वो बदल लेता है और पूरी जगह कहाँ चेंज करता है कोई पता नहीं लगा। उसके बाद आज तक केवल ये तो पता लगा है कि पाकिस्तान में है, लेकिन ये नहीं पता लगा है कि पाकिस्तान में ये कौन सी जगह। और लगातार हमारे देश की खुफिया एजेंसियां या अलग अलग तरीके से पता लगाने में लगी हुई हैं और किसी भी दिन कोई भी सिचुएशन बन सकती है। आपको कब एक अच्छी खबर आएगी ये जरूर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इस बीच मैं आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, या मैं आपको केवल ये कहता हूं कि बताना चाहूंगा। तो ये तो स्टोरी यहीं तक थी दोस्तों। एक फोन की वजह से, एक फोन कॉल की वजह से पूरा का पूरा मिशन कैंसिल कर दिया गया। अब कुछ स्टूडेंट या कुछ मेरे भाई, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो केवल ये कमेंट करते हैं कि इस तरीके की गुपचुप बातें, जो देश की खुफिया एजेंसियों की बातें हैं, आप प्लीज ये सार्वजनिक ना किया करें। क्योंकि मैंने अजीत डोभाल जी की वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों ने रिएक्ट किया था और बहुत सारे मैसेज ऐसे डले हुए हैं वहां पे। आप लोग कह रहे थे कि सर आप इतनी गुप्त जो बातें हैं वो शेयर मत किया। तो मेरे को भी आपकी कमेंट पढ़ के लगा कि नहीं शेयर करनी चाहिए फिर। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जितनी भी गुपचुप बातें हैं ये आपके लिए या हमारे लिए गुपचुप बातें हैं, लेकिन क्योंकि ये सारी की सारी बातें इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुफिया या खुफिया विभागों के बारे में जानना चाहता है तो वो रिसर्च कर सकता है, इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। तो ये इतनी गहन बातें नहीं है दोस्तों जिसे सुनकर के कोई हमारे देश का आतंकवादी हो, हमारे देश में कोई आतंकवादी हो या दूसरे देश का कोई आतंकवादी हमारे देश की चीजों को मतलब अपनी तरफ खींच सके, अट्रैक्ट कर सके या हमारे देश की खुफिया बातों को निकाल सके। ये इतनी बड़ी बातें नहीं है। खुफिया एजेंसियों के लिए बस चुटकी भर बातें हैं दोस्तों, इनके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे ये बातें सार्वजनिक हो जाए। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये खुफिया बातें हैं, आप इनको शेयर ना करें। ये कोई ऐसी बातें नहीं जो खुफिया हैं, ये सभी बातें इंटरनेट पर इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल टेंशन ना करें। मैं बहुत इस तरीके की चीजें आप लोगों को बताता हूं जिससे कि देश का या हमारे किसी भी एजेंट का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ये ना समझा करें कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए।
ठीक है, ये आप लोगों तक पहुंचती हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कोशिश ये होती है कि हम भी काश ऐसा करें देश के लिए जो ये हमारी खुफिया जो टीमें हैं वो कर रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके की कहानियाँ सुनाना, इसीलिए बीच-बीच में रिसर्च करके मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ लेकर के आता हूँ मेरे भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हमारा स्पेशल रीज़निंग का बैच आप लोगों के लिए आ चुका है, जिसकी फीस मात्र ₹699। आप इस बैच को मात्र ₹699 में एनरोल कर सकते हैं प्यारे साथियों। लेकिन फिलहाल ये ₹599 फीस है इसकी, लिमिटेड समय के लिए 599। तो ये कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा? आपको एक कूपन कोड डालना होगा SPL 100। लेकिन ये कूपन कोड कुछ लिमिटेड समय के लिए अवेलेबल है। ये आपके एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट एग्जाम्स, रेलवे के लिए सफिशिएंट रहेगा, और इसमें कंप्लीट रीजनिंग आपको करवाई जाएगी। यानी यहाँ से रीजनिंग पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके। आज के लिए इतना ही, फिर कल एक नई कहानी के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।